नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप सुन रहे हैं मुजफ्फरपुर टॉक, जहां पे हम आपको मिलवाएंगे हमारे पहले गेस्ट से, पहले एपिसोड में अभिषेक कुमार प्रिंस जी से। तो अभिषेक कुमार प्रिंस जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आपको कई सारी अच्छी कहानियाँ मिलेगी, है ना। तो सबसे पहला हम शुरुआत करना चाहते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें हम पूछने जा रहे हैं सबसे पहले अपने बारे में और अब तक के सफ़र के बारे में बताइए। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर टॉक्स में आमंत्रित करने के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने पहले गेस्ट के रूप में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी हमारे उस ज़माने के डबल एमए थे। माताजी ग्रेजुएट थी। शिक्षित परिवार हम लोग का था, लेकिन पिताजी का एक छोटा सा दुकान था, उसी से हम लोगों का परिवार का जीवन यापन होता था। और हमारा शुरुआती दिनों से ही झुकाव, कहते हैं कि राजनीतिक की ओर शुरू से ही रहा है। जैसे हर आदमी का अपना एक काम करने का होता है कि कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो हमारा शुरू से राजनीति के प्रति झुकाव था और छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम लोग समर्थक रहे, आरएसएस के समर्थक रहे। और शुरुआती दिनों से ही, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारा राजनीति में मन लगता था। हालांकि इसके लिए माता पिता नाराज़ भी होते थे, क्योंकि कोई भी अभिभावक भला ये क्यों चाहेगा कि युवा अवस्था में ही कोई राजनीति करे या नेता बने। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में आए। लेकिन हमारा एक जिद्दी स्वभाव रहा है कि जो हम करना चाहते हैं, जो ठानते हैं, उसके लिए हम पूरा मेहनत अपना करते हैं, उसको सफल करने के लिए। तो हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ कि 2015 के पहले तक अपना, जहां हम लोग का विधानसभा क्षेत्र कुरहन्नी में एक तरह से कहें तो आरजेडी का गढ़ था। यहां बीजेपी का नाम लेने वाला भी लोग आपको नहीं मिलता। इक्के दुक्के लोग जो उस समय के थे, कुछ हमारे अभिभावक जो पुराने लोग हैं, वही लोग बीजेपी के साथ थे। बाद बाकी कुल आरजेडी का ही ये गढ़ हुआ करता था। उन दिनों हम लोग पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। और उसी कुछ 2014 के आसपास हमने एक कार्यकर्ता के रूप में अपना शुरुआत किया। और 15 में यहाँ विधानसभा चुनाव होना था। उस समय वहाँ गोबरसही डुमरी पंचायत के तत्कालीन मुखिया, जो अभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री भी हैं, केदार गुप्ता जी, 2015 में उनको टिकट मिला। और उस समय वो मुखिया थे और यहाँ मनियारी उनका आना होता था। हमारे दुकान के सामने एक स्टूडियो था उनके पड़ोसी का, जो वहाँ डुमरी के रहने वाले थे। वहाँ माननीय मंत्री जी, उस समय के जो मुखिया थे, वो आते थे और हम लोगों का वहीं से, हमको बहुत छोटे भाई की तरह स्नेह देते थे। तो हम लोग बैठ के वहीं से अपना रणनीति तैयार करते थे। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना था, तो हम लोग साथ में इस क्षेत्र में हम लोग काम करते थे। सौभाग्य से 2015 के चुनाव में माननीय विधायक जी की जीत हुई, केदार गुप्ता जी जीत करके आए। और तब हम लोगों के पार्टी का कार्यकर्ताओं का भी एक मनोबल बढ़ा। चूँकि विधायक, सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं का श्रृंगार होता है। जिस विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल थोड़ा सा ऊंचा रहता है। वहाँ पर काम करने के लिए भी लोग इच्छुक होते हैं और मनोबल तो कार्यकर्ता का रहता ही है विधायक रहने से। 15 के बाद कमेटी का गठन होना था, पार्टी का विस्तार होना था। उस समय उस समय के मंडल अध्यक्ष विनोद दास जी थे और केदार गुप्ता जी के सहयोग से, विनोद जी के सहयोग से, और युवा मोर्चा के उस समय के हमारे सीनियर साथी हुआ करते थे शशि रंजन सिंह जी, उनके सहयोग से पहली बार भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद 2 बार युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर जिला के भी युवा मोर्चा के टीम में रहे
उसके बाद 2 बार से मंडल अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के मेन जो विंग है उसके मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। लेकिन इस बीच कई प्रकार की कठिनाई आई, जैसे कि आपको बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और राजनीति करने के लिए उस समय परिवार से पैसा हम लोग को नहीं मिलता था। भला कोई भी गार्जियन नेतागिरी करने के लिए पैसा क्यों देगा, तो उनका भी कहना जायज़ था। लेकिन हमारा जिद था, हम अपना उसी तरह किसी भी तरह बाइक से, टेम्पू से, बस से भी जाके जिला के कार्यक्रम में, मीटिंग में शामिल होते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि कभी रैली में चले गए, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इस तरह का भी उस समय समस्या आती थी। क्योंकि युवावस्था था और पैसा हम लोगों के पास उतना था नहीं, तो अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आते गई, लेकिन कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो कठिनाई आई उसको अपना सहते हुए, उससे अपना निकलते हुए, संघर्ष करते हुए, जो अभी तक जो भी हम जहाँ तक हैं उसको संघर्ष करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहे। हमारा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि आप अभी उम्मीदवारी करने जा रहे हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 से मनियारी के, तो वहाँ पे आप उम्मीदवार के रूप में रहेंगे। तो हमें लगता है कि अगर आप वहाँ पे जीतते हैं, मनियारी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 से अगर आप जीतते हैं, तो पहले 100 दिनों में आप जो प्रथम 3 काम है, जो इम्पोर्टेंट काम आपको क्षेत्र का दिख रहा है, वो पहला 3 काम आप क्या करेंगे, आपने क्या सोचा है एक युवा नेता के रूप में, एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में और युवा व्यवसायी के रूप में? तो आपके अंदर क्या जहन में है कि पहले 100 दिन में पहला 3 काम कौन सा करेंगे? ये पब्लिक भी जानना चाहती है और हम तो जानना चाहते ही हैं। देखिए, 100 दिन ही क्यों, हम तो 365 दिन लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं और विगत 2015 के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हम रहे हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 का विधानसभा चुनाव, 20 का विधानसभा चुनाव, 22 का उपचुनाव और 25 का इस बार का विधानसभा चुनाव, 4 चुनाव में हमने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2 टर्म, एक बार अजय निषाद जी के रीजन में, इससे पिछले वाला, और एक ये राजभूषण चौधरी जी का जो ये 2 टर्म लोकसभा चुनाव में हमने अपनी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। इस क्रम में लोगों के बीच जुड़े रहने का अवसर मिला, चूँकि लोग बार बार वही लोग, उन्हीं लोगों से मिलना जुलना होता है, अपने पंचायत के लोगों से, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो जनता है, तो उनसे लगातार हम लोगों का हर चुनाव में तो मुलाकात होती है। इसके अलावा भी हम क्षेत्र में ही 365 दिन अपने को रखते हैं, तो हम प्लानिंग तो हम लोग का 365 दिन का रहता है। रहा आपका प्रश्न कि 100 दिनों में क्या करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है, अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम जिला परिषद सदस्य के रूप में चुन के आते हैं, तो हमारा जो प्राथमिक जो हमारा सोच है काम करने का, वो एक तो मूलभूत समस्या है, जैसे सड़क, बिजली, पानी है, वो तो चलते रहता है। 3 समस्याओं को हमने चिन्हित किया, जिसमें एक मनियारी को प्रखंड बनाने का एक बहुत ही आवश्यकता मुझे महसूस होती है। क्योंकि अपना पूर्वी क्षेत्र, खास करके जो सिलौत, गजपति का इलाका है या फिर मारीपुर का जो इलाका है, उन लोगों को विशेष रूप से परेशानी होती है प्रखंड मुख्यालय तक जाने में। तो एक प्रखंड का बड़ा ही मामला यहाँ पे है कि प्रखंड अगर हो जाए तो इस क्षेत्र के, पूर्वी क्षेत्र के लोगों को उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी भी प्रयास करते रहे, कई बार सदन में उन्होंने आवाज़ भी उठाया, सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला कि जब भी पूरे बिहार में कोई नया प्रखंड सृजित होगा तो मनियारी को प्रखंड बनाया जाएगा। तो एक तो हमारा रहेगा कि भाई जब लोग हमारे हाथों को मजबूत करेंगे तो इस मुद्दे को हम बहुत और तेज़ी से उठाएंगे और प्रखर रूप से उठाने का काम करेंगे। दूसरा, जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 3 बाज़ार प्रमुख रूप से आता है, जिसमें एक काजिंडा का बाज़ार है, एक महंत मनियारी का बाज़ार है, तीसरा सोनबरसा का बाज़ार है। जो प्रमुख बाज़ार है, यहाँ पर हम सार्वजनिक शौचालय
और पीने के पानी की व्यवस्था की ओर हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा बाज़ार है तीनों, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना मार्केटिंग करने भी आते हैं, राहगीर भी बहुत सारे, चूँकि यह रोड महुआ तक और पटना तक को भी जोड़ती है, इसलिए दूर दराज के लोगों का भी सफ़र इसमें होता है। तो बाज़ार में कम से कम पीने का पानी और सार्वजनिक शौचालय की हम व्यवस्था हम करना चाहते हैं, ये मेरा सोच है। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए ओपीडी की तो व्यवस्था फ़िलहाल है मनियारी हॉस्पिटल में, लेकिन आईपीडी की व्यवस्था नहीं है। आईपीडी जिसमें हमारा मानना है कि 20-25 बेड की व्यवस्था हो, जिसमें भर्ती करके मरीज को इलाज करने की व्यवस्था हो, और उनको मुफ्त दवाई, मुफ्त उनका ब्लड टेस्ट, मुफ्त एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह यहाँ पे हो, तो क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। इसके लिए हम इस 3 चीज़ों को हमने अपनी प्राथमिकता में रखा। अगला प्रश्न ये है कि अभी आपको अपने क्षेत्र में, जहाँ से आप उम्मीदवारी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आपके अपने क्षेत्र में अभी प्रमुख 3 समस्याएं क्या दिख रही है, और जब आप जिला परिषद सदस्य के रूप में चुने जाते हैं तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक जानना चाहती है कि क्या प्रमुख समस्या है, क्या आप जनता को समझ पा रहे हैं, और फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि अभी 3 चीज़ें जो हमने अपनी ओर से अपना जो अनुभव किया है, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों की है। लेकिन फिर भी अगर हम जीत करके आते हैं तो हम अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से काम की प्राथमिकता को बताने का आग्रह करेंगे कि हम उनके बीच जा कर के कि आपकी क्या समस्या है, इस पर हम काम कर सकते हैं। हम जनता से राय लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब लोग जो भी नेता जीत के जाते हैं वो तो अपने हिसाब से करते ही हैं, लेकिन जनता से कभी राय नहीं लिया जाता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का काम चाहते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे, और तब समस्या पर हम काम करना शुरू करेंगे। हमारा जो प्रमुख है वो बातें हमने आपको बताई है, ये हमारा अनुभव है कि इस सब चीज़ होने से। अच्छा, आज के युवा जो है, जो सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप उनको कैसा सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल है, कितना संघर्ष है, और उन्हें राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, किन्हें आना चाहिए और किन्हें नहीं आना चाहिए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे युवाओं को, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि युवा सोच ही इस देश को बदल सकता है। युवा चूँकि विकास की बात करता है, नए नए चीज़ों पे काम करने की बात करता है, तो हम तो चाहते हैं कि युवा वर्ग का भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व पूरे हर जगह मिले। युवा को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि एक नया सोच के साथ लोग आते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो पेशेंस। राजनीति में पेशेंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप तुरंत अगर चाहते हैं कि राजनीति में सफल होना, तो ऐसा संभव नहीं है। राजनीति सेवा भाव की चीज़ है। जब तक आप सेवा भाव के उद्देश्य से काम नहीं करेंगे, जब तक लोगों से जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे, तब तक आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये मन बना लेना होगा कि भाई समय पूरा देना है, क्योंकि राजनीति ऐसे नहीं होता है। आपको 24/7 जनता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। आप सीधे अगर सोचते हैं कि हम राजनीति शुरू करके और तुरंत सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और राजनीति पैसा कमाने का भी माध्यम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है। आप अगर सेवा भाव से कर रहे हैं तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा आप कभी सफल नहीं होंगे। तो आपने सुना, युवाओं को ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पैसा कमाने की एक तो माध्यम नहीं है, दूसरा कि आपको भावनात्मक तरीके से और निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा करना पड़ेगा, तब समाज के लोग आपको मौका देते हैं। इसमें आने के बाद भी मेहनत है, उसी प्रकार से जैसे अन्य फील्ड में होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो जनता है, जो पब्लिक है, वो नेता से नाराज़ रहते हैं, तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए आप क्या खास करेंगे जनता के साथ? देखिए, क्या है कि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। लोग अपने नेता से
या जिनको चुन के भेजते हैं उससे अपेक्षाएं तो होती ही है, अपेक्षा का तो कोई और अंत नहीं है, तो लोग अपेक्षा रखते हैं। अब ये आप पर निर्भर करेगा आप जीतने के बाद उनको कितना संतुष्ट कर पाते हैं। संतुष्ट कहने का ये अर्थ है कि जब जनता आपके पास आती है 10 काम लेके आएगी तो ज़रूरी नहीं कि 10 काम उसका हो जाएगा, काम 2 ही होगा। लेकिन अब जब संवाद स्थापित करते हैं, जब आप बातचीत करते हैं जनता से, तो उनको लगता है कि भाई ये काम अगर नहीं होने वाला था तो ये नहीं करा पाए, लेकिन अगर जब आप बातचीत नहीं करेंगे, लोगों के बीच संवाद नहीं होगा, तो इससे लोग नाराज़गी बढ़ती है। दूसरा कि जब आप क्षेत्र में रहते हैं तो लोग से आप जुड़ के रहते हैं, एक आपका संबंध बनता है, रिलेशन गैप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप दूर रहना शुरू करते हैं तो जनता और आपके बीच एक रिलेशन में गैप हो जाता है, जिससे जनता नाराज़ होती है और उनका नाराज़गी भी जायज़ है। आपको अगर चुन के उन्होंने भेजा है, अपना मत दे करके भेजा है, उनका पूर्ण अधिकार आप पे है। आपको एक जुड़ के रहना है, उनका काम करना है, 24x7 करना है, 365 दिन करना है। आपको इसी काम के लिए तो उन्होंने चुना है, और फिर भी अगर आप उनसे दूरी बनाएंगे तो इसलिए जनता नाराज़ होती है, उनकी नाराज़गी जायज़ है। राजनीति में आए तो हमें ये जानना है कि बहुत सारी जो राष्ट्रीय पार्टी है या अपना क्षेत्रीय पार्टी है, तो आप बीजेपी का ही सिलेक्शन क्यों किया, आप बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किए और किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे अवसर भी थे, जैसा आप बता रहे थे कि जब हम शुरुआत किए थे तो उस समय आरजेडी का जो है माहौल था, कोई बीजेपी को जानता भी नहीं था, फिर भी आप जो है बीजेपी ज्वाइन किए, तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे प्रेरणा मिली आप? सबसे पहले तो हमारी पार्टी का जो विज़न है उसमें नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट की बात होती है। मतलब हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हमारा स्वयं का कुछ है तो है। तो हमारी पार्टी का जो यह सोच है ये हमको काफ़ी प्रभावित किया। दूसरा कि अन्य दलों में क्या है कि परिवारवाद की पार्टी है, वहाँ एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है। हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। इसमें हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जितना उनका सम्मान है उतना ही हमारे एक बूथ के अध्यक्ष जो हमारी सबसे छोटी इकाई है उनका जितना सम्मान है उतने प्रधानमंत्री जी का सम्मान है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। दूसरा कि इसमें सबको अवसर मिलता है, छोटे कार्यकर्ता से लेके कब किसको क्या बनाया जाए ये बनने वाले को ही नहीं पता रहता है। उसका उदाहरण आप बिहार से देख सकते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी को बनाया गया, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है भारतीय जनता पार्टी का। तो यह बीजेपी है, यह बीजेपी में ही संभव है कि किसी साधारण से कार्यकर्ता को भी उठा करके कब क्या बना दिया जाएगा, ये बीजेपी में ही हो सकता है, ये अन्य दलों में नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें मुझे प्रभावित करती थी और एक लंबे समय से हम लोग जुड़े रहे हैं। अब तो 12-13 साल लगभग हो गया बीजेपी के साथ, तो पार्टी के साथ ही काम करने में हम लोगों को। सोशल मीडिया का दौर है, सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें जान जाएं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को, युवाओं को, कि कैसे वो तय करें कि कौन सा जो वीडियो या जो कंटेंट उनको मिल रहा है उसमें से जो एक्चुअल है, वास्तविक वीडियो और कंटेंट है, वो कौन सा वास्तविक है और कौन सा जो है फेक है? कैसे आप ये बताएंगे लोगों को, कैसे लोग समझ पाएंगे कि जो चीज़ें दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको सही चीज़ मिलना चाहिए तभी वो कुछ सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत चीज़ मिलने पे गुमराह हो जाते हैं, फिर लोग अलग भटक जाते हैं। तो इसलिए हम ये मतलब आपसे जानना चाहेंगे, आप जनता को बताइए कि कैसे वो बाइफरकेट करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि भाई कौन सा फेक है और कौन सा एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे दिया जाता है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा माध्यम बना है लोगों को अपनी बात रखने का, अपना पहचान बनाने का, या हर तरह की सूचना को आदान प्रदान करने का। लेकिन इसका कुछ मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज होने का अर्थ ये है कि जब भी कोई कंटेंट डाला जाता है तो लोग बिना उसका सोर्स पता किए हुए उस पर कमेंट, शेयर और उसको एक मुद्दा बना देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि
लोग जब भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ तंत्र कहने का अर्थ है कि एक ही धारा में जब लोग चलने लगते हैं, किसी चीज़ को बिना जाने समझे सच्चाई मानकर उसके पीछे पीछे चलना, और ये एक ह्यूमन नेचर भी है। देखिए मानव स्वभाव है कि जिधर भीड़ जाता है उधर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उधर ही लोग जाना पसंद करता है। तो कभी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बन करके उसके जो कंटेंट है उसके बारे में पता करना चाहिए, उसका सोर्स क्या है, और अपना स्व विवेक भी लगाना चाहिए कि भाई ये क्या हो सकता है, इतना समझ करके तभी कुछ रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, नुकसान होता है। हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक चला जाता है। मुझे अब आगे ये जानना है और ये जनता को भी जानना है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि का क्या पहचान है। मतलब एक अगर कोई जनप्रतिनिधि सही में जीतने लायक है, उन्हें लाया जाए, जिताया जाए, तो वैसे जनप्रतिनिधि का क्या पहचान है आपकी नज़र में, ये बताएं। देखिए सच्चा जनप्रतिनिधि वही है जो अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल होता है, उनके बीच रहता है और उसको भी अपना परिवार मानता है। जब आप सामाजिक जीवन में आ जाते हैं तब आपको आपका समाज भी परिवार की तरह हो जाता है, और जो व्यक्ति आपको एक जिम्मेवारी दे करके आपको आशा भरी निगाहों से भेजता है, कहीं किसी पद पे बैठाता है, तो उनका जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरना चाहिए। और लोग के बीच रहने से, लोग के सुख दुख में साथ रहने से लोग का भी एक विश्वास बढ़ता है। हम लोग जैसा कि हमने आपको बताया कि 2015 से क्षेत्र के लोगों के बीच में ही रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि लगन के दिन में, शादी विवाह का जब दिन आता है, मौसम आता है, तब एक दिन में हम लोग को 20-20 कार्ड रहता है। 20-20 कार्ड रहता है, इसलिए रहता है कि क्षेत्र के लोगों के बीच रहने से, और एक बड़ा ही श्रद्धा से लोग निमंत्रित भी करते हैं। हाँ, तो हम भी प्रयास करते हैं कि जितना निमंत्रण आए उसको 100% हम सभी जगहों पे जाएं, और उसमें भी जब हम अपना लिस्ट बनाते हैं कि आज फलाने जगह जाना है फलाने तारीख को, तो उसमें हम सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति होता है उससे हम शुरुआत करते हैं। अगर 10 निमंत्रण आया है तो उसमें हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि सबसे गरीब आदमी इसमें कौन है, और वहाँ से हम शुरू करते हैं। और अभिषेक भाई मैं बताऊं कि वहाँ गरीब व्यक्ति के पास जाने के बाद जो मान सम्मान मिलता है, और जो जितना हाँ जो कहाँ उठाए कहाँ बैठाए इस तरह का प्रेम और स्नेह मिलता है, तो हमारा भी खुशी होता है। हाँ, और उन तो खुश होते ही हैं, तो उनके खुशियों में शामिल होने से और हमारा अच्छा लगता है हमको भी, और उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि एकदम जनता से जुड़ के रहा जाए। और हम लोग तो पटना दिल्ली वाला राजनीति करते भी नहीं है। अपना जो व्यवसाय है उसको व्यवसाय को देखने के बाद कंप्लीट हम क्षेत्र में रहते हैं, लोग के बीच रहते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक अपने आवास पे, घर पे जो भी लोग आते हैं हमारे पास काम के लिए, उनके काम के लिए अपना 100% हम लगाने का प्रयास करते हैं कि उनका काम हो जाए, उनका जो भी पैरवी होता है वह हो जाए। अपने से प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो हमारे माननीय मंत्री जी हैं बिहार सरकार में, यहाँ के विधायक हैं, छोटे भाई की तरह हमको मान सम्मान देते हैं, उनसे कराते हैं। उसके अलावा कोई बड़ा दिल्ली का कोई समस्या, एम्स दिल्ली का समस्या हो तो फिर अपने पार्टी के राजभूषण चौधरी जी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे भी कराते हैं। लेकिन लोग का काम करा देने का हमारा प्रयास रहता है कि लोग को करा दे, और यही हमारा शुरू से स्वभाव रहने के कारण लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं और मान सम्मान भी देते हैं। हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे दर्शक जो भी हमारे श्रोता है, दर्शक है, उनको क्या कोई एक ऐसा विचार दीजिए जिससे वो समाज के लिए और अपने जीवन के लिए सकारात्मक कार्य कर सके और उसके लिए प्रेरित हो। सामाजिक लोग हैं, उनको सबसे पहले तो शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगा और शिक्षित लोग नहीं होंगे तब तक समाज का विकास करना संभव नहीं है। क्योंकि समाज का जो भी लोग जो शिक्षित है, जैसे कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो उन लोग जब शिक्षित होते हैं
तो अपने समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन लोगों को बताना चाहिए कि भाई भले एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। वो जब शिक्षित होंगे तब समाज सही दिशा में, एकदम सही दिशा में समाज चलेगा। इसलिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आप समाज में, समाज के लोगों को जागरूक नहीं कर पाइएगा, और जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए शिक्षा तो ज़रूरी है, उसके लिए काम हमेशा हर आदमी को करना चाहिए। आप लोगों ने कि इन्होंने बहुत जोर देकर ये बात कहा है, हमारे जो अभिषेक जी है उन्होंने कहा है जोर देके कि शिक्षा को तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी करे, एक रोटी कम खाए, इनकम का लेवल जो भी हो, लेकिन शिक्षित होने की ज़रूरत है। ये बात तो हम भी समझते हैं। जो APJ अब्दुल कलाम जो है वो पढ़ाई के साथ ही वो क्या किए थे, मतलब जीरो से लेके, गरीबी से लेकर राष्ट्रपति तक गए थे। और उसके बाद अगर हम कहें तो कैसा लगा विचार हमारे जो पहले एपिसोड के जो हमारे पहले गेस्ट थे, हमारे मेहमान थे अभिषेक कुमार प्रिंस जी, उनका विचार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पॉडकास्ट कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। हमारे जो कमी बेसी है उसको भी बताइए, उसको ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोता और दर्शक को जो लास्ट तक देखे हैं।